हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न स्ट्रक्चरल मार्वल्स के बारे में। तो वैसे स्ट्रक्चर जो कि मॉडर्न टाइम में बनाए गए हैं और वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके बनाए गए हैं, जिसकी वजह से मोनूमेंटल स्ट्रक्चर बन चुके हैं। कि उसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए थे उसको बनाने के बाद, अब बहुत ज़्यादा अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हमारा हम फर्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है गोल्डन गेट ब्रिज। आपने बहुत जगह इसको देखा होगा, बहुत सारे फिल्मों में। तो एक्चुअली ये बहुत मोनूमेंटल ब्रिज है, क्योंकि ये जो है सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि इसका स्पैन जो है लगभग 1.6 किलोमीटर है। 1.6 किलोमीटर लेंथ तक इसको बनाया गया है। और इसका मेन जो दो, अगर बात की जाए पिलर्स के बीच का डिस्टेंस जो है 1.28 किलोमीटर है। ठीक है। और ये बनाया गया थी 1937 में, इतने पुरानी है ये। एंड इसको जो है उस टाइम में ये मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ब्रिजेज था, और बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट ब्रिज था उस टाइम का। तो ये लगभग 1.7 मील लॉन्ग है, 90 फीट वाइड है, और इसका जो फुट है वो 4200 फुट जो है इसका स्पैन है। तो टावर्स के बीच का लॉन्गेस्ट स्पान है, सस्पेंशन ब्रिज है वो, अंटिल 1981 तक था। उस बाद में बहुत सारे ब्रिज बन चुके हैं लंबे से भी। तो इसका जो टावर्स है वो 746 फुट हाइट है, और इसका जो कि टॉलेस्ट टावर था 1993 तक। तो ये आपका सस्पेंशन ब्रिज है, क्योंकि इसमें आपका सस्पेंडेड जो केबल्स है उसके थ्रू ही पूरा डेक को उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पूरे एरिया में। ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग पनामा कनाल की। तो पनामा कनाल जो है ये नॉर्मन कनाल के से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो है ये एक आर्टिफिशियल 82 किलोमीटर का वाटरवे है। कि शिप को मूवमेंट करने के लिए कैनाल बनाया गया है। तो जो एक्चुअली अगर आप मैप देखें तो मैप में है क्या कि ये बनाया गया है पनामा कंट्री में। तो ये जो है कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशियन को। ठीक है। तो अगर किसी शिप को अगर अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जाना हो तो वो पूरा साउथ अमेरिका को घूम के जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो है दोनों ओशंस के बीच में जो लैंड एरिया है उसमें अगर कैनल बना दिया जाए तो उससे हम लोग शिप को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पर चैलेंज यहाँ पे ये है कि आपको उतने डेप्थ तक उसको आपको पूरा एक्सकवेशन करना पड़ेगा, तभी आप उसको भेज सकते हैं शिप को एक ओशियन से दूसरे ओशियन में। तो उतना लॉन्गर डिस्टेंस तक, उतना डेप्थ तक एक्सकैवेट करना बहुत प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से जो है कैनाल का जो वाटर लेवल है वो हायर है, जबकि सी का जो वाटर लेवल है वो डिफरेंट है, वो लोअर लेवल पे है। तो इस सिचुएशन में अगर आपको कि एक शिप को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है पूरे कैनाल के थ्रू, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो इस चैलेंज को कवर करने के लिए इसमें बहुत सारे गेट्स लगाए गए हैं। तो इसमें जो मेन प्रिंसिपल ये है कि आपके यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन से अगर आपको जाना है अटलांटिक ओशन में, तो जो है आपको शिप को लेके जाना पड़ेगा और एक कंपार्टमेंट में मूव करना पड़ता है। कंपार्टमेंट में मूव करने के बाद जो है सारा गेट बंद हो जाता है। गेट बंद करने के बाद अगर आपको आगे मूव करना है तो आगे का गेट खोल दिया जाएगा। तो दोनों जो डिफरेंट वाटर लेवल है वो मर्ज होकर एक लेवल में आ जाता है। तो आप इससे आगे शिप को मूवमेंट करवा सकते हैं आगे की तरफ। फिर आप पीछे का जो गेट बंद करके आगे का गेट खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से आप वाटर लेवल सेम होता है, तब आपको शिप को हायर लेवल पे इस तरह आप करके लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट लेवल्स में हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे शिप को। तो ये बहुत एक्सकवेशन से बचाने के लिए और पूरे शिप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत यूनिक ये सिस्टम लगाया गया है। तो ये जो है इसका जो आइडिया तो है वो 16th सेंचुरी में आया था, और इसका जो पूरा बनते बनते लगभग 1914 में जाकर ये पूरा बना है, इसको खोल दिया गया है। और ईच फ्लाइट और इसमें जो है शिप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो लॉक मैकेनिज्म है उसमें लगभग 9 डिफरेंट वाटर बेसिन है इसमें, जिसका वाटर बेसिन का जो लेंथ है 70 मीटर है, वाइड आपका 430 मीटर तक है। 70 मीटर वाइड है, जबकि 430 मीटर लेंथ है इसका। और डीप रखा गया है 5.5 मीटर। और लगभग इसमें बहुत सारे वर्कर्स की डेथ भी हो चुकी है पुराने में। और लगभग ये आपके अब
हर साल 13,000 से 14,000 शिप को ट्रांसपोर्ट करते हैं इस कैनाल के थ्रू। तो कैनाल अभी भी मतलब कि मेगा शिप को हैंडल करने के लिए इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, ठीक है, ताकि इसको बड़े बड़े जहाज़ को अब इस रूट के थ्रू आपको ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है मिलेव वायाडक्ट। तो वायाडक्ट एक तरह का ब्रिज ही होता है, लेकिन हम लोग ड्राई और बहुत डीप वैली में अगर आपको ब्रिज बनानी है तो उसको हम लोग वायाडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी कोई ब्रिज में अगर वाटर को ट्रांसफर करना है तो उसको बोलते हैं एक्वेडक्ट, ये समझ कर रखिएगा। तो वायाडक्ट जो है मिलेव वायाडक्ट, जो कि मल्टी स्पैन केबल स्टेट ब्रिज है, ठीक है, जो कि कंप्लीट किया गया था 2004 में, जो कि ये गॉर्ज वैली के along को पास करने के लिए बनाई गई है। ये नियर मिलेव इन साउथर्न फ्रांस। तो मिलेव वायाडक्ट जो है वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज है, जो कि लगभग 343 मीटर का हाइट का है, जो कि 19 मीटर ज़्यादा टॉलर है आपका एफिल टावर से। तो इसकी जो लेंथ है 2.46 किलोमीटर है और विड्थ 32 मीटर एंड 342 मीटर का स्पान रखा गया है, लॉन्गेस्ट स्पान, मतलब दो पिलर्स के बीच का जो डिस्टेंस है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज स्टार्ट किया गया था 13 साल के रिसर्च के बाद, और इसकी वजह से जो है ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा चुका है। मतलब ट्रैफिक का जो कहीं पे और दूसरे रूट में वह ट्रैफिक का प्रॉब्लम उसको रिड्यूस किया गया है। तो ये इस तरह का मार्वलस कंस्ट्रक्शन करने में लगभग मतलब 12,700 क्यूबिक कंक्रीट लग चुका है, 19,000 टन स्टील लगा है इसमें इन्फोर्समेंट के लिए, और 500 टन्स ऑफ प्री स्टैंड विस्ट्रस स्टील केबल का भी इस्तेमाल किया गया है। तो द ब्रिज road deck was constructed on the plateau at the both end of viaduct and pushed onto the pylon using bridge launching technique। तो इसमें जो है कंस्ट्रक्शन की टेक्निक बहुत यूनिक थी, क्योंकि इतने हाइट पे बना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसमें हुआ ये किया गया है ये है कि जो ब्रिज का पूरा डेक है, पूरा ब्रिज का ऊपर का स्लैब है जिसपे हम पूरा व्हीकल्स मूव करते हैं, उसको पहले से कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है आपके ब्रिज के एंड में, दोनों एंड में, और उसको उस पर सपोर्ट करके, पियर पर सपोर्ट करके उसको धीरे धीरे पुश करके वो पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो अगर ये डिफरेंट ये टेक्निक है आपका कि ब्रिज का पूरा डेक को पहले से कंस्ट्रक्ट करके उसको पुश करके वहाँ तक पहुँचा देने का। तो नेक्स्ट है डिस्कस कर लेते हैं हूवर डैम की। तो ये जो डैम है वो कंक्रीट आर्च डैम है, जो कि ब्लैक कैनियन कोलोराडो रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो जो कि यूएस के अमेरिका के दो डिफरेंट स्टेट हैं, नेवाडा और अरिजोना, उसके बीच में है ये। तो ये 1931 और 1936 के बीच में बनाया गया था। और ये जो डैम है वो उससे जो लेक बना है वो लार्जेस्ट रिजर्वर है पूरा यूएस में, जो कि है लगभग आपका 24,80,000 मीटर क्यूब वो वाटर का कंटेनिंग कैपेसिटी है। इसका जो डैम का जो हाइट है वो 726 फीट है, और जो डैम का जो है टॉल है, और लेंथ है उसका 1244 फीट लॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो अर्ली 1930 में ये ब्लो बॉर्डर सिटी नवादा में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था। तो जिसमें कि 5,000 डैम प्रोजेक्ट वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बाद में उन्हीं वर्कर्स को ये पूरी वहाँ पे एक सिटी बसाई गई है उसकी वजह से। तो लगभग ये 2080 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है, और इसकी वजह से लगभग 1.3 मिलियन होम्स में ये पावर सप्लाई करता है, इसके जो भी मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो बनती है उससे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पाम आइलैंड की। तो पाम आइलैंड जो कि ये आर्टिफिशियल आइलैंड हैं जो कि ओशन में क्रिएट किए गए हैं। तो ये इसमें लगभग 3 मेन मेजर आइलैंड है, जो कि है पाम जुमेरा, डियरा आइलैंड एंड पाम जेबल अली, ठीक है। तो ये दुबई में बनाए गए हैं, और ये इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था 2001 में। तो इसका जो मेन है कि इसमें प्राइवेट रेजिडेंस और होटल बनाए गए हैं, मतलब कि सी में जो है वहाँ के लैंड जो है एरिया लैंड को फिल करके उसको इस तरह के लैंड मतलब आइलैंड बनाए गए हैं। तो ये अगर टॉप से देखने पर ये पूरी तरह से एक पाम ट्री की तरह लगते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पाम आइलैंड, ठीक है। तो उसी तरह पाम जेबल अली जो है सिमिलर टाइप का कंस्ट्रक्शन है, जो कि 2006 में स्टार्ट हुआ था, 2018 में बन के
पूरा हुआ है। और DRI लाइन जो कि 4 आर्टिफिशियल आइलैंड को लिंक किया गया है और ब्रिज के रूप में बनाने के लिए। और द कंस्ट्रक्शन ऑफ दुबई पाम आइलैंड had a significant impact on the surrounding environment, resulting in changes to area, wildlife, coastal erosion along shore, sediment transport and wave patterns। तो इसकी वजह से अगर आप नेचुरल चीज़ में आप कोई मैन मेड एक्स्ट्रा बनाते हैं तो इसकी वजह से उसके नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, चेंजेज आती हैं। इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं इसमें भी कि आपका मतलब कि सी में आपके जो इरोजन के पैटर्न में चेंज आया है, जो वेव था मतलब सी में जो वेव्स आते हैं उस पर पैटर्न में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो सेडिमेंट स्टिरअप by construction has suffocated and injured local marine fauna and reduced the amount of sunlight with filter down to seashore vegetation। तो वहाँ के जो लोकल जो मरीन जो एनिमल्स होते हैं या फिर वहाँ के जो प्लांट्स हैं मरीन के अंदर के, उसमें भी बहुत सारा इशू आए है। मतलब कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के दौरान वहाँ बहुत सारा जो सेडिमेंट है वो पूरी तरह से वहाँ बैठा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मतलब इन्वायरमेंटल इश्यूज आए हुए हैं। तो पाम जुमेरा जो कि बिल्ड किया गया है पूरी तरह से सैंड एंड रॉक से, किसी तरह कंक्रीट स्ट्रक्चर इसमें नहीं बन किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं टॉलेस्ट बिल्डिंग की तरफ जो कि है बुर्ज खलीफा, जो कि स्काई स्क्रैपर है इन दुबई UAE। तो ये जो है टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड का, और ये आर्किटेक्चरल हाइट इसका 828 मीटर है। आर्किटेक्चरल हाइट मतलब कि कहाँ तक उसकी हाइट बनाई गई, मतलब 828 मीटर तक इसकी इस्तेमाल की नहीं जाती है। 828 मीटर तक उसके देखने के लिए अच्छा लगे और डिफरेंट फंक्शंस के लिए उतने हाइट तक बनाई गई हैं। तो ये लगभग 3 टाइम्स टॉलर है आपके एफिल टावर का, और लगभग 2 गुना है आपके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का, जो कि 160 स्टोरेज की हाई है। और इसका जो लॉन्गेस्ट रनिंग एलिवेटर है वो 140 फ्लोर तक जाता है, और उसकी जो स्पीड भी आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, जो कि वर्ल्ड में पूरा फास्टेस्ट है। इसका एक्सकैवेशन स्टार्ट किया गया था जनवरी 2004 में, और 6 साल बाद में ये पूरी तरह से कंप्लीट होकर ओपन किया गया है जनवरी 2010 में। इसमें भी बहुत सारे कंक्रीट स्टील का इस्तेमाल किया गया है, और बहुत हेवी फाउंडेशन भी दिया गया है। लगभग 192 पाइल फाउंडेशन दी गई है इसमें, जिसकी जो पाइल फाउंडेशन डायमीटर 1.5 मीटर थी और लेंथ 43 मीटर तक डीप किया गया है। बुर्ज खलीफा जो है मिक्स डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि जरूरी नहीं कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं तो इसमें इसका बहुत सारा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के रूप में, होटल के रूप में, ऑफिस के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, वो है बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम। ठीक है, तो ये 91,000 कैपेसिटी के स्टेडियम जो कि बीजिंग में ओपन की गई है 2008 में। तो ये स्टेडियम है जो समर ओलंपिक के लिए बनाई गई थी और पैरा ओलंपिक के लिए बनाई गई थी, और ये 2022 में भी इसमें विंटर ओलंपिक होने वाली हैं। तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है कि बिल्डिंग का जो है कि ये सिंगल, ऐसा लगता है जैसे कि बॉल के अराउंड सिंगल थ्रेड से ये बांधा गया है, बस मतलब इस तरह के बनाने की कोशिश की गई है। द बिल्डिंग हैज ए फ्लोर स्पेस लगभग आपका ये 2,54,000 मीटर स्क्वायर का स्पेस है, 330 मीटर लॉन्ग, 220 मीटर विड्थ है इसका। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है हाईएस्ट हाइट 70 मीटर है, जो कि शॉर्टेस्ट एलिवेशन हाइट है वो है 42 मीटर है। मतलब एक फिक्स हाइट नहीं किया गया, मतलब वो एक लेवल में नहीं है इसका फ्लोर का, मतलब रूफ का हाइट वो इसका वेरी किया गया है उसके पर्पस के अकॉर्डिंग। तो इंटरेस्टिंगली द बिल्डिंग हैज़ सम वेरी सोफिस्टिकेटेड एडवांस एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन डिजाइन फीचर्स, लाइक इसमें आपका फेवरेबल नेचुरल वेंटिलेशन है, मैक्सिमाइज किया गया है नेचुरल लाइटिंग को, और इन्वर्टर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है, रिसाइकलिंग को प्रमोट किया गया है, सोलर फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन को भी इस्तेमाल किया गया है इसमें। नेक्स्ट कर लेते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो है स्पेगेटी जंक्शन। स्पेगेटी जंक्शन एक्चुअली हम लोग कॉम्प्लिकेटेड और मैसिव इंटरवेंट रोड सिस्टम को बाहर खाते हैं। तो ये एक तरह से स्पेगेटी की तरह दिखता है, स्पेगेटी एक्चुअली नूडल्स को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो स्पेगेटी जंक्शन नाम दिया गया था वो दिया गया है ग्रेवली हिल इंटरचेंज को। तो ग्रेवली हिल इंटरचेंज जो है 1972 में स्टार्ट किया गया था। तो इसमें जो है पर्पस ये था कि इसमें बहुत सारे जो हाईवेज आ रहे हैं डिफरेंट एरिया से, जैसे M1, M5, M6, तो ये हमें यूके में
डिफरेंट हाईवे है उनको ट्रैफिक को इंटरचेंज करने के लिए बनाया गया था बर्मिंघम में, ठीक है। तो लगभग इसमें है कि 559 कंक्रीट कॉलम्स बनाए गए हैं जो कि 80 फीट तक हाइट के हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। लगभग इसमें पूरा एरिया कवर करता है, 30 एकड़ एरिया लैंड है, और ये 5 डिफरेंट लेवल्स में है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाईवे है, 2 डिफरेंट हाईवेज़ को क्रॉस करवाना होता है, तो उसमें भी आप फ्लाईओवर दिया जाता है, तो इसमें भी अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो 2 या 3 लेवल का हो सकता है, लेकिन इसमें 5-5 लेवल का है। और इसकी जो बनाई गई है लगभग 120 ईयर्स तक का मतलब इसके लिए बनाई गई है, प्लान की गई है। तो इस पैकेज स्टेशन है जिट्स ओवन वेदर स्टेशन मॉनिटरिंग कंडीशन, तो किस तरह का वेदर है, किस तरह से ट्रैफिक का मूवमेंट करना चाहिए, इसके लिए अलग से इसका अपना वेदर स्टेशन है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ये चैनल टनल के बारे में, ठीक है। चैनल टनल जो है इसको यूरो टनल भी कहा जाता है। तो ये लगभग 50 किलोमीटर लॉन्ग टनल है जो कि आपका फेल्कस्टोन से लेकर आपका इंग्लिश चैनल के नीचे बनाया गया है यूरोप तक, ठीक है। तो यूरोप में आपका ये फ्रांस को जोड़ता है। तो इट इज़ द ओनली फिक्स्ड लिंक बिटवीन द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द यूरोपियन मेनलैंड, मतलब कि इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोलते हैं यूके और फ्रांस को जोड़ने के लिए ये एक तरह से टनल बनाया गया है, वो भी ओशियन के नीचे। तो जो ओशियन का जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल बोलते हैं, इंग्लिश चैनल के थ्रू ये के नीचे से पास करता है। तो ये आपका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो 75 मीटर डीप है आपके सी बेड के, और 115 मीटर बिलो है सी लेवल के। तो ये लगभग 37.9 किलोमीटर लॉन्गेस्ट टनल जो कि आपका वाटर के अंदर है, और ये लगभग वर्ल्ड का 3rd लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है आपका। जो इसमें जो मेनली 3 टनल्स बनाए गए हैं, 2 ट्रेन्स के लिए हैं और एक स्मॉलर है सर्विस के लिए, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको ठीक करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में। ट्रेनिंग कम जो स्टार्ट हुआ था 1988 में, जो कि 1994 में इसका ये कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट मार्वलस स्ट्रक्चर है आपका वेनस्टाइड बैरियर प्रोजेक्ट, जो कि दूसरा नाम है आपका MOSE, मॉडुलो सुपरीमेंटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल मॉडल। तो ये आपका इस तरह नाम इसलिए है क्योंकि ये आपका इटली में है, इटली और वेनिस सिटी में है। तो ये जो वेनिस सिटी के बारे में आपको पता होगा कि ये एक तरह से उसमें बहुत सारा कैनाल सिस्टम है। तो कैनाल सिस्टम जो कि ओशियन से आपको जुड़ा हुआ है, तो ओशियन से मेनली जो हाई टाइड्स आते हैं उसकी वजह से उसमें अक्सर उसके सिटी में अगर फ्लड आ जाता है, तो उससे बचने के लिए इसमें एक तरह से टाइडल बैरियर लगाया गया है। तो इसमें एक मोबाइल गेट है, मतलब कि जो मूवमेंट कर सकता है। तो ये मोबाइल गेट जो है वो टेम्पररी अगर बहुत ज़्यादा हाइट रहता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक्चुअली जो पूरा जो सिटी है उसके चारों तरफ जो है ये अलग अलग जो लोकेशन पर ये इस तरह का बैरियर लगाया गया है, जो कि आपका मेन जो सी है और आपका जो वेटिकन लगून है, मतलब कि स्टिल एरिया है, स्टिल वाटर का एरिया है, उसको वो कंट्रोल करता है। तो कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट किया गया था 2003 में, जबकि 2020 में इसका कंप्लीशन हुआ है। तो ये आपका रो ऑफ मोबाइल गेट्स है जो मैंने बताया था, जिसमें कि 3 इनलेट हैं, और जो कि टेम्परली जो सेपरेट करता है लगून को और सी से, मतलब पूरा जो रुका हुआ पानी है और जो कि सी जो यहाँ से आपका वेव्स आती हैं। तो ये इसमें लगभग 78 गेट्स हैं में, ठीक है। तो गेट्स जो एक पूरा मेटल का बॉक्स स्ट्रक्चर है, 20 मीटर वाइड है, और ऑल रो और लेंथ वेरी करता है 10.5 to 29 मीटर तक। तो ये लगभग 3.6 to 5 मीटर तक थिक है और कनेक्टेड है आपका कंक्रीट हाउसिंग स्ट्रक्चर से, जो कि नीचे आपका ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, इसकी वजह से जो भी अगर जिस टाइम में अगर आपको पता चल जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स आ रहे हैं तो पहले पता चलता है, तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए उसको राइज कर दिया जाता है। जब जो हाई टाइड्स है वो कंट्रोल हो जाते हैं तो इसको नीचे कर दिया जाता है। तो ये सिटी को कंटिन्यूअस टाइम फ्लडिंग से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेलंग एलिवेटर, जो कि जैनजिंग चाइना में है। ये लिटरली कहा जाता है इसको 100 ड्रैगन्स एलिवेटर भी कहा जाता है, जो कि एक तरह से ग्लास का एलिवेटर है। बहुत ह्यूज क्लिफ जो है वुलिंगयन एरिया ऑफ झैंगिंग
चाइना में है, जो कि 326 मीटर हाइट तक वो ये ट्रांसपोर्ट करता है ह्यूमन को। मतलब जस्ट ये वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करने का एक सिस्टम है। तो ये कहा जाता है कि वर्ल्ड का पूरा हाईएस्ट और हेवीएस्ट आउटडोर एलिवेटर है, जो कि कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट किया गया था 1999 में और पब्लिकली इसको ओपन किया गया था 2002 में। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल इफेक्ट के बारे में भी डिस्कस किया जाता है कि बहुत सारा डिबेट भी आता है कि इस वजह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बनाया गया है जो कि आपका 50 पैसेंजर्स को एक समय में लगभग आपको वो 2 मिनट के अंदर अंदर आपको 326 मीटर हाइट तक वो पहुंचा देता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी सेविंग है। अगर आप कहीं से ट्रैवल करके आप उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतने हाइट तक, ये बहुत कम टाइम में आपको पहुंचा देता है। तो ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चर 3 गॉज डैम। ये भी चाइना में सिचुएटेड है। एक तरह का हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम है जो कि यांगजी रिवर पे है आपका सोंडोपिंग ये येलिंग डिस्ट्रिक्ट यीजांग हुबेई प्रोविंस में चाइना में अवेलेबल है। तो 3 गॉज डैम जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर स्टेशन है, जो कि इंस्टॉल कैपेसिटी 22,500 मेगावाट है 2012 तक। तो डैम का पूरा बॉडी जो है कंप्लीट हुआ 2006 में। तो पावर प्लांट ऑफ द डैम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड और फुल्ली फंक्शनल 2012 में जाके फुल्ली फंक्शन हुआ है। मतलब डैम तो 2006 में ही बन गया, बाद में 2012 में जाके फुल्ली फंक्शन में हुआ है। तो वो पूरा कंक्रीट और स्टील का बना हुआ डैम है, लगभग 2.335 किलोमीटर लॉन्ग है और टॉप ऑफ द डैम जो कि 185 मीटर सी लेवल से आपका हाइट है उसका। तो प्रोजेक्ट जो है इसमें बहुत सारा कंक्रीट स्टील का इस्तेमाल किया गया है। तो कंक्रीट डैम है जो कि 181 मीटर जो है एक रॉक बेसिन से हाइट है इसका। तो डैम जो रिजर्वर है वो लगभग 660 किलोमीटर लेंथ तक उसका पानी को वो कंट्रोल करता है। लगभग 1.12 किलोमीटर विड्थ है। तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा लेंथ और बहुत ज़्यादा विड्थ में लगभग 39.3 किलोमीटर स्क्वायर क्यूबिक किलोमीटर वाटर को वो कैपेसिटी है उसकी। तो जो कि इसका सरफेस एरिया लगभग 1045 किलोमीटर स्क्वायर्स में, मतलब बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट डैम है ये। अब बात कर लेते हैं कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। तो जो ये एयरपोर्ट है, आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में एयरपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जो एयरपोर्ट है वो भी खुद में एक बहुत ज़्यादा लार्जर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, लेकिन इसमें भी अगर आप लैंड एरिया के अलावा सी के अंदर आप डेवलप कर रहे हैं एयरपोर्ट, तो ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ठीक है, तो जब आपको मालूम होगा कि जैसे कि जापान एक बहुत ज़्यादा हाईली डेंस एरिया है, हाईली डेंस रीजन है, तो उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन जो है एयरपोर्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफ़िल नहीं हो रहा था पहले तो ओसाका में, तो उसके लिए ये आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया है ओसाका बे में, जो कि आपका होन्शू शोर के पास है। लगभग 38 किलोमीटर ये साउथ वेस्ट में है ओसाका में। ठीक है, तो ये कांसाई जो एयरपोर्ट है वो लगभग 1994 में ओपन किया गया था, क्योंकि जो ओरिजिनल ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही थी। तो इसको जो पहले वाला जो एयरपोर्ट कहा जाता था इटामी एयरपोर्ट को, ठीक है, जो कि आपके सिटी से बहुत ज़्यादा क्लोजर था। लेकिन अब जो है वो जो पुराना जो एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट को ही, मतलब कि सिटी के मतलब पूरे जो जापान है उसके अंदर ही इस्तेमाल वो फ़्लाइट हैंडल करता है, जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को हैंडल करता है ये आपका कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो है आपका 4 किलोमीटर लॉन्ग है, 2.5 किलोमीटर वाइड है और इसमें 3.75 किलोमीटर का ब्रिज भी बनाया गया है ताकि वो कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेन लैंड से जोड़ सके। तो इसमें इस तरह के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आप एयरपोर्ट के लिए आपका जो रिक्वायरमेंट होता है कोई भी साइट पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो ही बहुत मतलब प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और उसके बावजूद अगर ये जो एयरपोर्ट है अगर आप बना रहे हैं सी में, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसके लिए ये इसमें बहुत मेजर जो चैलेंजेस है वो है आपका कि ये धीरे धीरे वो सेटलमेंट हो रहा है उसका, कि जो भी इसमें सी के अंदर लैंड एरिया सी के अंदर सी बेड पर जो फिलिंग करके जो पूरा लैंड एरिया डेवलप किया गया है वो भी धीरे धीरे बैठ रहा है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे इंजीनियरिंग वर्क किया गया है। तो अब ये देखा जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर पर ईयर तो 1994 में हो रहा था, वो लगभग 7 सेंटीमीटर पर ईयर में पहुंच चुका है 2008 में।
तो धीरे धीरे से कंट्रोल किया गया है, लेकिन अगर धीरे धीरे कंट्रोल नहीं किया जाता है तो वो लोड की वजह से धीरे धीरे बैठ सकता है और नीचे सेटलमेंट हो सकती है उसकी। तो ये मेजर चैलेंजेज है, इसके बारे में जानना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फैलकिर्क व्हील के बारे में। तो ये आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव टाइप का ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि अगर दो डिफरेंट लेवल के जो कैनाल्स एक दूसरे को मिल रहे हैं तो उसमें आपको ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर आपको शिप को ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसके लिए अगर आपके पास लॉन्गर लेंथ है तो आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट गेट में आप शिप को ट्रैवल करवा सकते हैं। तो लेकिन अगर आपको बहुत कम डिस्टेंस में हो, आपको किसी शिप को लिफ्ट करना हो तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए ये बनाया गया था फैलकिर्क व्हील। तो एक तरह से ये बोट लिफ्टिंग ये व्हील है जो कि स्कॉटलैंड में है, जो कि कनेक्ट करता है फोर्थ एंड साइडल क्लाइड कैनल को। ठीक है, तो ये 2002 में ओपन किया गया था और जो कि ये डायमीटर है 35 मीटर है और इसमें जो दो अपोजिट आर्म है जो कि 15 मीटर लॉन्ग एक्सटेंड है किए हुए हैं, एकदम एक तरह से सेंट्रल एक्स की तरह, मतलब कुल्हाड़ी की तरह शेप में है, डबल हेडेड एक्स की तरह दिखते हैं ये। तो इसमें जो है 2 सेट ऑफ दीज शेप्ड एक्स शेप्ड आर्म्स आर कनेक्टेड टू ए 3.8 मीटर डायामीटर सेंट्रल एक्सल ऑफ लेंथ 38 मीटर। तो ये 38 मीटर लंबा और 3.8 मीटर एक्सल पे बना हुआ है एक तरह से दो डबल एक्स शेप का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें कि दो जो डायमेट्रिकली अपोजिट वाटर फिल्ड कैसन, मतलब ऐसा सिस्टम लगाया गया है जिसमें कि वो अब बोट को रख सकें। तो इसकी जो कैपेसिटी है इसको लगभग आपका 2.5 लाख लीटर वो वाटर इसको उसमें रखा जा सकता है और इसके बॉर्डर में ही आपका शिप को रखा जाता है। तो ये जो पूरा कैसन ये पूरा सिस्टम है वो पूरा 500 टन तक का वेट का वाटर प्लस बोट को वो लेके जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा केयर ध्यान देना पड़ता है कि आपको लिफ्ट करते समय कुछ बड़ा इशू ना है। तो ये जो है उसको बैलेंस करने के लिए दोनों में पानी रहना चाहिए और दोनों में, और उसके बाद उसमें शिप को एंटर किया जाता है और वो धीरे धीरे उसको लिफ्ट करके वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाया जा सकता है। तो ये मेनली इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ये भी पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो एक बहुत ज़्यादा ये इनोवेटिव और कम स्पेस में बोट को लिफ्ट करने का, ये ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपका ये स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ये मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के मार्वलस स्ट्रक्चर में ये सब आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एंशिएंट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया, मार्वल जो मॉडर्न स्ट्रक्चर उसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसमें हो सकता है मैंने मुझसे बहुत सारे स्ट्रक्चर छूट गए होंगे, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ इशू है तो आप पूछ सकते हैं। और इंडिया में कौन कौन से मार्वलस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बनने वाले हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।